नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो आज पाकिस्तान को लेकर ही आ रही है। आपको बता दें कि जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान किसी बात को नहीं मानता है और अब जब वो पूरी तरीके से फंस चुका है तो अब उसने अपने यहाँ के आतंकियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम को भी शामिल बता दिया है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है और उसे ग्रे लिस्ट में ही रहने का फैसला दिया गया है। पाकिस्तान अब इस लिस्ट से बाहर आने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहा है। अब पाकिस्तान ने 88 यानी कि 88 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और कई आतंकी संगठनों के आकाओं पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम भी है, जिसे अभी तक पाकिस्तान अपने देश में ना होने का मानता आया है। यानी कि उसने ये कहा कि दाऊद इब्राहिम हमारे देश में नहीं है, लेकिन जब FATF का डंडा पड़ा है उसके ऊपर तब उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इन आतंकी संगठनों और उनके आकाओं की सभी संपत्ति को जब्त करने और बैंक खातों को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार ने 18 अगस्त को 2 अधिसूचनाएं जारी की, जिसमें 26/11 का मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता जमात उल दावा का सरगना हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का अजहर और अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इब्राहिम पर यानी कि दाऊद इब्राहिम पर 1993 में मुंबई बम धमाकों का एक मास्टरमाइंड माना गया है। आपको बता दें कि ये सभी UNSC की आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं और आतंकी फंड केस में 1 से 5 साल की सजा भी काट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर आतंकी ने UNSC से अपील की थी कि उसके बैंक अकाउंट खोल दिए जाए ताकि वो अपने परिवारों का खर्चा चला सके। दोस्तों, दूसरे के परिवार को बर्बाद करने के बाद इन आतंकी संगठनों का कहना हमारे अकाउंट खोल दिए जाए, ये कहीं पर भी इनकी बात रास नहीं आती है। और इस तरीके से अब आप पाकिस्तान के दोहरे रूप को देख सकते हैं कि क्या पाकिस्तान बोलता है और क्या वो करता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर BSF को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर आज सुबह मुठभेड़ में BSF ने 5 घुसपैठियों को मार गिराया है। अधिकारियों ने कहा कि घुसपैठी खेमकरण सीमा क्षेत्र के माध्यम से भारतीय पक्ष में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और BSF के गश्ती दल ने उन्हें देख लिया और इन घुसपैठियों ने भारतीय सशस्त्र बलों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में गोलीबारी शुरू हुई और BSF के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके इन 5 को मार गिराया है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है भारत 52 आर्टिलरी गन को लेकर, जो कि कुछ सेकंड में गोलियों की बौछार कर देती है। करगिल की लड़ाई में फतह दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली बोफोर्स तोप से भी पावरफुल तोप का निर्माण अब भारत ने कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने बोफोर्स 155M हफ्तीजर तोप बनाने का काम बाबा कल्याणी की कंपनी भारत फोर्स को दिया। इस गन को भारत 52 का नाम दिया गया है। भारत फोर्स ने बताया कि 4 गन में से 3 गन का ट्रायल अलग अलग फेज में है और चौथे का ट्रायल अंतिम फेज में है। जल्द ही ये सेना का हिस्सा होंगी। ये कल्याणी समूह के द्वारा निर्मित पहली स्वदेशी गन है। भारत फोर्स ने कहा है कि हम पहली गन के लिए 3 परीक्षणों और दूसरी गन के लिए 3 परीक्षणों के दौर से गुजर रहे हैं। एक बार परीक्षण का अंतिम चरण समाप्त होने के बाद हम बिक्री की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं और इन 101 उत्पादों में आर्टिलरी गन भी शामिल है। आपको बता दें कि स्वदेशी रूप से निर्मित आर्टिलरी गन, जो कि 155mm × 52 कैलिबर की है, जिसको भारत 52 का नाम दिया गया है, इसका वजन करीबन 15 टन है और 48 किलोमीटर से अधिक की फायरिंग रेंज है। इस गन की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 30 सेकंड में 6 राउंड फायर कर सकती है। ATAGS को दुनिया में सबसे उन्नत फील्ड आर्टिलरी सिस्टम में से एक माना जाता है, लेकिन भारत अभी उन्हें शामिल नहीं कर पाया है। 2016 में भारत ने अमेरिका से 145 हफ्तीजर तोप $750 मिलियन में मंगवाई। 155 × 39 कैलिबर की अल्ट्रा लाइट हफ्तीजर की सीमा 24 से 39 किलोमीटर तक है, जो कि भारत 52 ATAGS से काफी कम है। भारत फोर्स ने बताया कि हम जो उत्पाद बना रहे हैं वो 100% स्वदेशी है। वे 100% यही डिजाइन किए गए हैं। भारतीय सेना लगभग 150 ATAGS की खरीद करना चाहती है। कल्याणी ग्रुप ने कहा कि एड ऑन और टेक्नोलॉजी के स्तर के आधार पर प्रत्येक ATAGS की कीमत 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन उत्पादों पर हमने ध्यान केंद्रित किया है वे सभी घरेलू निर्माण के लिए है। आर्टिलरी गन जैसे कुछ उत्पादों में बहुत सी बातें स्पष्ट है कि तकनीकी में या फिर समग्र रूप से हमारे जैसा प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, इसलिए हम अपने अंतिम परीक्षणों का वेट कर रहे हैं।
आपको बता दें कि भारत फौज अपने सैन्य हथियारों के लिए भारत के बाहर के बाजारों को भी तलाश रही है, लेकिन भारत फौज ने कहा कि अभी भी कई देश ऐसे हैं जो उनसे हथियार खरीदना चाहते हैं और हम उन्हीं देशों के साथ सौदे करेंगे जो भारत के प्रति कभी आक्रामक नहीं रहे हैं, ताकि इन्हें बेचना सुरक्षित हो। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को एक और तगड़ा झटका देने को लेकर आ रही है, जिसमें चीन की कंपनी को सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट की बोली से बाहर कर दिया है। इसे चीन के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। रेलवे ने वंदे भारत प्रोजेक्ट के तहत हाई स्पीड ट्रेन के 44 सेट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी किया था। इस टेंडर में चीन की कंपनी ने भी हिस्सा लिया था। अब रेलवे ने पूरी टेंडरिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। रेलवे जल्द ही दोबारा से नया टेंडर जारी करेगा, जिसमें किसी भी चीनी फर्म को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इन हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इस बारे में रेलवे ने भी कहा है कि उसने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। पिछले महीने जब टेंडर प्रक्रिया खोली गई थी तो 16 डिब्बे वाली इन 44 ट्रेनों के इलेक्ट्रिकल उपकरणों एवं अन्य सामान की आपूर्ति के लिए 6 दावेदारों में से चीन की कंपनी भी एक विदेशी रूप में उभर कर सामने आई थी। यानी कि चीन के लिए चारों तरफ से भारत जो भी प्रोजेक्ट पे वो बोली लगा रहा है उसे बंद कर रहा है, और ये एक तरह से चीन के मुंह पे भारत का जोरदार तमाचा है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिहंत को लेकर। आपको बता दें कि INS अरिहंत को इस साल भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है और ये भारत द्वारा निर्मित की जा रही दूसरी परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इस पनडुब्बी में इसके पूर्ववर्ती जो INS अरिहंत की तुलना में मिसाइल की संख्या दोगुनी होगी, जिसे इसे और अधिक मिसाइलों को ले जाने के लिए क्षमता मिल जाएगी। आपको बता दें कि 2017 में ही इसके चुपचाप से ट्रायल शुरू हो गए थे। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान और चीन को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच सैन्य हथियारों को लेकर कई डीले हुई है। आपको बता दें कि चीन ने टाइप 054 AP श्रेणी का मल्टीपर्पज स्टील फ्रिगेट भी लॉन्च कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी नौसेना के लिए बनाया गया है। यह फ्रिगेट रडार को चकमा देने में सक्षम है। पाकिस्तान की नौसेना के पास इस समय केवल 9 फ्रिगेट्स, 5 सबमरीन और 10 मिसाइल बोट और 3 माइन स्वीपर हैं। चीन से मिल रहे युद्धपोतों से पाकिस्तान की नौसेना बेहद घातक हो जाएगी। ये युद्धपोत 4000 समुद्री मील तक हमला कर सकते हैं और इन पर जमीन से हवा और सबमरीन रोधी मिसाइलें लगी हुई है। पाकिस्तान का यह हथियार 2021 से 2023 के बीच उसे मिल जाएगा। यही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी युआन क्लास की सबमरीन भी काफी शांत मानी जाने वाली पनडुब्बी है। 2023 तक 8 सबमरीन पाकिस्तान को मिल सकती हैं। डीजल इलेक्ट्रिक चीन की इस पनडुब्बी में एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी है। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती है। इसे पानी के नीचे पता लगाना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के बीच मैंने अपने डिफेंस अपडेट में बताया था कि $7 अरब की डील हुई है। हालांकि इतना पैसा कहां से आया ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये भारत के लिए एक सीधा चुनौती है और भारतीय नौसेना के लिए एक टेंशन वाली बात है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन की हिमाकत को लेकर आ रही है। चीन लगातार भारत के खिलाफ पैंतरेबाजी कर रहा है। अब उसने भारत के आसाम क्षेत्र को अपना मुद्दा बनाया है और आपको बता दें कि भारतीय खुफिया सूत्रों के अनुसार उत्तर पूर्व में असम में जो अलगाववादी है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, उनको ये फंडिंग कर रहा है और लगातार उनको हथियार भी प्रोवाइड करा रहा है। और ऐसे में भारत ने चीन को 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि इस तरीके की हरकतें करना बंद कर दे और विद्रोहियों का किसी भी प्रकार से सहयोग ना करे। आपको बता दें कि अलगाववादी समूह के सर्वोच्च नेता परेश बरुआ चीन का समर्थक माना जाता है और इस संगठन को चीनी भाषा भी पूरी तरीके से आती है। आपको बता दें कि चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इन सभी के साथ उसका विवाद है और ऐसे में अब वो असम के रास्ते जो भारत विरोधी संगठन है उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है और ऐसे में भारत की चिंता बढ़ना यहाँ पर जाहिर है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो अग्निकुलम को लेकर आ रही है, जो कि भारत की स्टार्टअप कंपनी है स्पेस के क्षेत्र के लिए। आपको बता दें कि कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि छोटे रॉकेट निर्माता अग्निकुलम कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड अपने रॉकेट्स को भारतीय रॉकेट लॉन्च केंद्रों के अलावा छोटे उपग्रहों के साथ ही लॉन्च करने के लिए ओवरसीज में भी रॉकेट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अग्निकुलम के अधिकारियों ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता श्रीहरिकोटा से ही रॉकेट लॉन्च करने की है। यदि ग्राहक किसी अन्य देश का होने की वजह से प्रक्षेपण अपने देश से प्रक्षेपण कराने की मांग करता है तो हम रॉकेट को शिप करने और वहां से लॉन्च करने में भी समर्थ होंगे। आपको बता दें कि 2020 में अग्निकुलम ने ग्राउंड स्टेशन सेवाओं के लिए
इटली की कंपनी लीफ स्पेस के साथ एक समझौता यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया था। साथ ही इस कंपनी ने कहा है कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च पोर्ट के साथ उन्होंने करार किया है और दुनिया भर में करीबन 4 से 5 लॉन्च पोर्ट की वो तलाश कर रहे हैं। कंपनी 2021 में अपना उपग्रह प्रक्षेपण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस कंपनी के रॉकेट का नाम अग्निबाण है, जिसकी लॉन्चिंग 2022 में करनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जर्मनी की होस्ट एमआई के साथ भी हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि होस्ट में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा सपोर्ट उसे किया गया है ताकि यूरोपीय ग्राहकों के लिए अंतरिक्ष में पहुंच की मांग को आसान बनाया जा सके। अग्निकुल ने यूरोपीय ग्राहकों के साथ कई एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं। अग्निकुल के अनुसार उनके सभी इंजनों को सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल और प्योर केरोसिन के जरिए संचालित किया जाएगा। रॉकेट की ऊंचाई 18 मीटर होगी और उसका वजन लगभग 14 टन होगा और इसकी लिफ्ट की क्षमता 100 किलोग्राम होगी, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट तक होगी। यानी कि दोस्तों अग्निकुल काफी महत्वपूर्ण काम कर रहा है और इन लड़कों ने बहुत अच्छी योजना बनाई है, क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाले समय में करीबन यूरोप और इसके अलावा पूरे विश्व से कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्रोग्राम और ऑप्शन उनके पास होगा। और अगर वे लोग तैयार रहेंगे तो और रॉकेट्स को लॉन्च करने का जो मेन काम है वो इस कंपनी के हाथ में आएगा और यहाँ से भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि कायम करने में सफल रहेगा, क्योंकि कम लागत में और अच्छी क्वालिटी प्रदान करने की क्षमता भारतीयों के पास है। दोस्तों यदि आपको वीडियो संबंधित कोई आपका प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।